वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने स्टडी किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल के दरमियान डिफरेंसेस। बोहर एटॉमिक मॉडल की डिटेल एक्सप्लेनेशन कि बोहर ने कैसे एटॉमिक मॉडल दिया था और किस किस बेसिस पर दिया था। और उसके अलावा हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। और उसके अलावा शेल्स और सब शेल्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि है आइसोटॉप्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोटॉप्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ एग्जांपल्स और उनकी एप्लीकेशंस। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं हमारे पास वो होते क्या हैं। आइसोटॉप्स ऐसे हमारे पास एटम्स होते हैं एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है। बस ये चीज़ लर्न करने की है। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। अब आपको ये बताने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैस नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि मैस नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, वो मैस नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आइसोटॉप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने सेम रहना होता है। डिफरेंस किस चीज़ के अंदर आता है, न्यूट्रॉन्स के अंदर। जब न्यूट्रॉन्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट आइसोटॉप्स की शक्ल में आ जाते हैं। उसके अलावा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हम आउटर मोस्ट शेल के जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनकी बेसिस पर करते हैं। हम न्यूट्रॉन्स की बेसिस पर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करते हैं। हमें पता है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं वो हमारे पास डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जबकि मैंने अभी बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो सेम होते हैं। डिफरेंस किस चीज़ के अंदर आता है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर। उसके अलावा देखो बच्चों, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब हमारा फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे वहाँ पे इसका थोड़ा सा डिस्कशन आई थी, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा थोड़ा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती हैं हमारे पास जैसे एसिडिटी, किस चीज़ की, टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो गया, रिएक्टिविटी, ये सारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास वो तो इनकी सेम होती हैं क्योंकि हमें पता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मैस नंबर के ऊपर। जबकि मैस नंबर जो हमारे पास है इनका, वो उसके अंदर मैस नंबर के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो हमारे पास सेम है। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जब दोनों में से एक चीज़ ही हमारे पास डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे पास आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं एलिमेंट के जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, उनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। अब इनके देखो, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्राइटियम हो गया। इनके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तीनों के अंदर सेम है,
ठीक है, तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है हमारे पास वो सेम है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी मुझे यहाँ पर लिखना भूल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों के पास सेम है। तीनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आया? डिफरेंस आया है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर। जो प्रोटियम है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम के पास होते हैं एक न्यूट्रॉन, जबकि ट्राइट्रियम के पास होते हैं 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हमने इनको लिखना कैसे है। अगर हमारे पास आइसोटोप्स आ रहे हैं तो डिफरेंट आइसोटोप्स को हम लिखते कैसे हैं? जनरल तौर के ऊपर जनरली जो हमारे पास हम लिखते हैं किसी भी एटम एलिमेंट को लिखते हैं तो हम उसके अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, और कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 ऊपर और 1 नीचे, ये हमारे पास है प्रोटियम। ठीक है, ये हमारे पास किसका है? प्रोटियम का है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम ड्यूटेरियम का करें, ड्यूटेरियम का कैसे होगा? H/2/1। जो नीचे वाली चीज़ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? नीचे वाली चीज़ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है? हमने पढ़ा था कि जो नीचे वाली चीज़ होती है वो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला। जबकि जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है? ऊपर वाली चीज़ होती है हमारे पास मास नंबर, जो कि होता है सम किसका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ठीक है बच्चों, ये हम इसको इसका रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कार्बन 12 की, कार्बन हमने देखा पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ कार्बन 12 होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इसके पास 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के थे 3 आइसोटोप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स का नाम है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। जो कार्बन 14 है वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और ये यूज़ होता है हमारे पास, हम नेक्स्ट आके पढ़ेंगे कि ये आइसोटोप रेडियो एक्टिविटी के तौर पर यूज़ होता है हमारे पास, कार्बन डेटिंग के अंदर भी यूज़ होता है हमारे पास और डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, अब जो कार्बन 12 है ना वो 98.9% हमारे पास नेचर के अंदर है, इसी वजह से इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है और ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन 12 हमारे पास है। एक तो हमारे पास ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा करता है और दूसरा इसके पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जबकि जो बाकी रहते हैं वो 1.1% हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हमने पढ़ा है कि क्या होता है आइसोटोप के अंदर, सेम बात के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों चीज़ें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने तो सेम रहना है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनके दरमियान डिफरेंस आएगा। जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान डिफरेंस आएगा तो हमारे पास क्या होगा? आइसोटोप की फॉर्मेशन होगी। देखो बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 3 आइसोटोप लिखे हुए हैं कार्बन के। ठीक है, इनमें देखें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये तीनों तीनों के हमारे पास सेम है 666, लेकिन यहाँ के अंदर हमारे पास जो कार्बन 12 है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। कार्बन 13 के जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में एडिशन हो रही है वैसे ही हमारे पास जो मास नंबर है कार्बन 12/6 ऐसे लिखते हैं ना हम। ठीक है, कार्बन 12/6, इसके अंदर मतलब क्या है? इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। कार्बन 13/6, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास 6 है, एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 7 है। और कार्बन 14 के अंदर क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 होते हैं सॉरी। अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के होते हैं हमारे पास 2 आइसोटोप्स, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। मतलब क्या है इसका? कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो 2 ज़्यादा होते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इसके अंदर कितने हैं? क्लोरीन 35 के अंदर एटॉमिक नंबर और क्लोरीन 37 के अंदर एटॉमिक नंबर दोनों के अंदर सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस हमारे पास आ रहा है किस चीज़ के अंदर? डिफरेंस आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर। ठीक है बच्चों, देन
अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, 238, ठीक है। और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो होता है 92, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन तीनों के अंदर 92 हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। कैसे? यूरेनियम 234 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 142, फिर हमने इंक्रीज करे 235 तक पहुंच गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 143। और यूरेनियम 238 के अंदर कैसे आएगा? 146। अब आपको पता है कि हमने पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के। आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन भी कुछ हैं कि नहीं, है वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है ना बच्चों, वो है किस चीज़ के अंदर? फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर। सबसे पहले चीज़ जो चीज़ किसी भी चीज़ का कब चीज़ डिस्कवर की जाती है तो देखते हैं कि उसका कोई हमें फ़ायदा है भी कि नहीं, कि बस हमने ऐसे ही डिस्कवर कर लिया। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ आया ना आइसोटोप्स के अंदर, वो था मेडिसिन के अंदर, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे पास डिजीज़ आती थी उनकी डायग्नोसिस के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए। रेडियोथेरेपी मैं आपको बताती हूँ क्या होती है नेक्स्ट। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा रेडियोथेरेपी के लिए, और तीसरा क्या है हमारे पास? उसकी ट्रीटमेंट के लिए। अब रेडियोथेरेपी हमारे पास होता है क्या है? रेडियोथेरेपी बेसिकली हमारे पास ये कैंसर के ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आयनाइजेशन की जाती है रेडिएशंस की, ठीक है। रेडिएशंस जो होती है हमारे पास बॉडी के अंदर बोम्बार्ड की जाती है, बॉडी के अंदर किसी मतलब टारगेट की जाती हैं, ताकि हमारे पास जो कैंसेरियस सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर के लिए जो है हमारे पास वो आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं, फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90। ये 2 आइसोटोप्स हैं जो हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज हो रहे हैं? हमारे पास स्किन कैंसर के लिए यूज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन इज कि ये हमारे पास 2 आइसोटोप्स जो हैं हमारे पास यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इमिट करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। अब लेस पेनिट्रेटिंग हम अल्फा रेडिएशंस क्यों यूज़ करते हैं? अल्फा रेडिएशंस की बात ये होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो अल्फा रेडिएशन होती है ना हमारे पास, वो इतनी लॉन्ग रेंज नहीं होती है, मतलब कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास बीटा रेडिएशंस होती हैं ना, बीटा रेडिएशंस, इनका ये है कि ये तमाम के तमाम कैंसेरियस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बीटा रेडिएशंस की सबसे पर्टिकुलर बात ये है कि हमारे पास ये कैंसेरियन सेल को, मेजॉरिटी ऑफ कैंसेरियस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और साथ साथ इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास बीटा रेडिएशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फ्लॉ है कि हमारे पास ये नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। उसके अलावा कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है, कोबाल्ट 60, जो कि यूज़ होता है हमारे पास बॉडी के अंदर, ठीक है। इमिट करता है हमारे पास गैमा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, तमाम की तमाम रेज हमारे पास बेसिकली आइसोटोप से लिंक होती हैं और वो ट्रीट करती हैं हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज इन आवर बॉडी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, मैंने बताया कि डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131, जो आइसोटोप है आयोडीन 131 का, वो यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? डायग्नोसिस के लिए, गाइटर के लिए। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर दिया जाता है। इसका बेसिकली आयोडीन 131 का ये है कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है ना वो 8 डेज़ का है। 8 डेज़ के अंदर ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। गाइटर हमारे गले के अंदर होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर पास, ठीक है। अब जब आयोडीन 131 को मतलब कि आप इसको एज अ टैबलेट कह लो या फिर इसको बॉडी के अंदर मतलब कि आप इंजेस्ट करते हो, ठीक है,
तो जब इंजेस्ट करते हैं तो हमारे पास वहाँ जाके वो गाइडर के साथ रिएक्शन करता है, हमारे पास देखता है उसको कि गाइडर इसको एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, और साथ इसकी 8 डेज़ के बाद इसकी डेड टाइम स्टार्ट हो जाता है और फिर ये ख़त्म होने लग पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से। उसके अलावा जो टेक्नीटियम है ये भी हमारे पास एक आइसोटोप है जो कि यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, मोनिटर करता है बोन ग्रोथ को। ठीक है, बोन ग्रोथ के, बोन मैरो के अंदर ये कंसीडर करता है कि सेल्स जो है हमारे पास वो न्यू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बोन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही होती है। बोन ग्रोथ भी अक्सर औकात एक डिजीज़ है जो कि हमारी बॉडीज़ की जो बोन्स होती है हमारे पास, आपने अक्सर कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनकी बोन्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिवली ग्रो कर जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। तो टेक्नीटियम जो होता है हमारे पास वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे पास वो यूज़ करते हैं हमारे पास एज ऑफ फोसिल्स को डिस्कवर करने के लिए। सपोज अब डायनासोर्स हैं, हमारे पास डायनासोर्स गुजरे हैं, साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवर किया कि ये इतने मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। साइंटिस्ट को जहाँ जहाँ डाउट था कि यहाँ पर कोई ऐसा निशान नज़र आया, कोई उनका सपोज कोई उनके फुटप्रिंट्स नज़र आए, तो वहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को रखा, ठीक है, और ऑब्जर्व किया कि कितने साल वो पुराना है। 52,000 ईयर्स पुराना है, 52 लाख ईयर्स पुराना है, कितने साल वो हमारे पास पुराना है वो। ठीक है, अब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं किसी भी एज ऑफ फॉसिल्स को पता करने के लिए। जैसे कोई सपोज प्लांट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एनिमल्स हों, कोई कुछ स्टोन्स भी होते हैं जो हमारे पास बहुत पुराने पुराने होते हैं। ठीक है, उस मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि आप डिटर्मिनेशन करने के लिए ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको कहते हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स डेटिंग। ठीक है, किस बेस के ऊपर होता है कि आइसोटोप की हाफ लाइफ के ऊपर हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये कोई एक एलिमेंट, ये कोई कंपाउंड, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने साल पुराना है। ठीक है, जो इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसके अंदर हम मेजर करते हैं कि जो हमारे पास एक ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे पास जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हमने ये डिस्कवर करना है कि वो कितने पुराने हैं, तो हम क्या करते हैं, कार्बन 14 का रिएक्शन करवाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के साथ। जब उन ऑब्जेक्ट्स का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी कितनी डेड टाइम हो गया, इनको कितने साल ये पुराने हैं, और इस मेथड को कहते हैं हमारे पास कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग। ये दोनों प्रोसेस के हैं, कार्बन डेटिंग भी या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसके अलावा आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे पास वो यूज़ होते हैं कि हम डिस्कवर करें कि कोई केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने केमिकल रिएक्शन को भी समझने के लिए हम आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आपकी बेसिकली बुक के ऊपर गिवन नहीं है, तो मैं इसको आपको बताऊंगी भी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ रखें कि केमिकल रिएक्शन के देखने के लिए कि बॉडी के अंदर या किसी प्लांट्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास हमारे लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप जो होते हैं हमारे पास वो यूज़ होते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के लिए भी। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बॉडी के प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं हमारे पास कैल्विन साइकिल। ये लिखना है तो लिखना है अपनी बुक के ऊपर, कैल्विन साइकिल, जिसके थ्रू हमारे पास बॉडी के अंदर जो होता है हमारे पास प्लांट बॉडी के अंदर ग्लूकोज यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके अंदर हम देखते हैं कि CO2 जो होती है हमारे पास वो यूज़ होती है। मेन इनिशियल प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो CO2 होती है। CO2 जैसे प्लांट के अंदर आता है तो हमारे पास रिएक्शन होता है, हमारे पास वो स्टार्ट हो जाता है। अब हमने देखना है कि CO2 जो है हमारे पास वो किस तरह वर्क करता है, कितनी देर तक वो रहता है वहाँ पर। तो हम इसको बाइंड कर देंगे कार्बन 14 के साथ। जब कार्बन 14 CO2 के साथ बाइंड करेगी ना तो आगे जाकर हमारे पास वो ग्लूकोज तक रहेगी। ठीक है, और बताएगी कि कितनी हमारे पास CO2 हमारे पास यूज़ हुई है, कितनी देर तक रही है और कब ये ख़त्म हुई है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा लास्ट पॉइंट कि हमारे पास जो है कि आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, और अगर हम इंडस्ट्रियली बात करें, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर वो किस तरह यूज़ होते हैं। बेसिकली इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन।
ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजन। आप अगर इसकी डेफिनेशन अपनी बुक पे लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम splits into two or more nuclei। ये अपनी बुक पे लिख रहे हैं। What is nuclear fission reaction? Nuclear fission reaction is a reaction in which the nucleus of an atom splits into two or more smaller nuclei। ठीक है बच्चों। अब देखो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि अगर हम बम्बार्ड करते हैं यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन्स के साथ। अब देखो ये बम्बार्ड का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन होता है ना हमारे पास, वो यूरेनियम 235 के ना जाके जब बचता है ना, मतलब कि उनका रिएक्शन होता है, तो फौरी तौर के ऊपर जो यूरेनियम 235 होता है वो हमारे पास स्पिल्ट अप कर जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जैसे ही हमारे पास इसने न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करना है या न्यूट्रॉन हमने एक न्यूट्रॉन छोड़ना है तो इसने फटाफट जो है हमारे पास अपने मतलब कि इसने ब्रेकिंग स्टार्ट कर देनी है। और जब इसकी ब्रेकिंग होनी है तो ये जाएगा सबसे पहले बेरियम के अंदर, क्रिप्टॉन के अंदर, और 3 न्यूट्रॉन्स देगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों रिएक्शन है केमिस्ट्री का। कैसे हमारे पास जो पावर डोनेशन के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं आइसोटोप्स के अंदर, कैसे जब यूरेनियम 235 जो होता है हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट करता है न्यूट्रॉन्स के साथ, तो ये स्प्लिट अप होता है हमारे पास एक एटम बेरियम का, क्रिप्टॉन का, और 3 न्यूट्रॉन्स देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है ना, अब हमारे पास कंटेनर होते हैं बड़े बड़े बॉयलर जिनको कह लें आप। ठीक है, इसके अंदर वाटर होता है। जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गई, ये जो बॉयलर जिनके अंदर वाटर होता है हमारे पास, ये स्टीम बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये स्टीम बन के उड़ना शुरू होता है हमारे पास, ये स्टीम जो होती है हमारे पास ये टरबाइंस तक जाती है। टरबाइंस आपको पता होगा, आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, कैसे हमारे पास टरबाइंस रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो फिर हमारे पास जनरेट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया बच्चों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।